रायरंगपुर नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। उनको रमेश नाम का इकलौता बेटा हुआ करता था। रमेश बहुत पढ़ा लिखा था, पर वो बहुत आलसी था। उसे कोई काम करना पसंद नहीं था। वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर हुआ करता था। शारदा और प्रसाद दोनों एक छोटे से ठेला लेकर चाय बेचा करते थे। उनका पूरा परिवार चाय के ठेले के ऊपर ही निर्भर था। रमेश को लाख समझाने के बावजूद वो किसी काम करने के लिए आग्रही नहीं था। दिन भर घर पर सोया रहता था और रात होते ही दोस्तों के साथ मस्ती मजाक में जुड़ जाता था। उसकी आवारागर्दी को देखकर दोनों माँ बाप परेशान रहते थे। एक दिन शारदा को बहुत गुस्सा आया और वो रमेश के पास जाकर बोली, बेटा रमेश, तुम्हारी उम्र के लड़के अच्छा खासा नौकरी करके अपना घर बसा दिए। तुम हो कि कोई काम करने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुमसे कोई लड़की शादी करेगी? इस उम्र में तुम्हें माँ बाप का सहारा बनना चाहिए था, बल्कि हम तुम्हारा सहारा बन रहे। जब तक हमारे अंदर दम है और जब तक हम जिंदा है तुम्हारी देखभाल करेंगे, पर एक बार हमारी मौत हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा, तुम्हें कौन संभालेगा? सुधर जा बेटा, एक बार वक्त निकल गया तो फिर वापस नहीं आता है। वक्त की कीमत पैसों से भी बढ़कर होती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है, जल्दी सोच वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रमेश हंसते हुए अपनी माँ को जवाब दिया, अरे मेरी भोली माँ, इस दुनिया में जो भी सफल आदमी है गधों के जैसा मेहनत नहीं करता है, ना ही घोड़े के जैसा भागता है। वो सिर्फ शेर के जैसा शिकार करता है और मैं शेर हूँ। जब तक मुझे शिकार नहीं मिल जाएगा तब तक मैं ऐसे ही सुस्त बैठूंगा। तुम मुझे नहीं जानती हो माँ, मैं बहुत चालाक इंसान हूँ। तुम समझती हो कि मैं तुम दोनों के बगैर नहीं जी सकता हूँ, पर मैं क्या हूँ सिर्फ मुझे पता है और मुझे तुम लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी औकात क्या है मुझे पता है माँ। लोग मेरे बारे में चाहे जो कुछ भी सोचे, पर मैं अपना ये सिद्धांत कभी नहीं बदलूंगा और मुझे अक्लमंद लोग ही समझ सकते हैं। आप जैसे बुद्धू लोग मुझे कभी नहीं समझ सकते। मुझे थोड़ा सोने दीजिए, मैं मेरे सपनों की दुनिया में खोना चाहता हूँ। मुझे हकीकत की दुनिया से सपनों की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। कम से कम वहां पर तो सुकून से रह सकता हूँ। जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर शारदा की आंखों में आंसू आ गई और वो उसकी चिंता में रहने लगी। प्रसाद शारदा को समझा समझा कर थक गया और एक दिन शारदा के पास आकर वो बोला, देखो शारदा, मैंने तो उसे कभी का छोड़ दिया है। वो मेरा बेटा है, इसलिए 2 वक्त का खाना देना मैं जिम्मेदारी समझता हूँ। जो आदमी दिन दहाड़े सपना देखता है उसका सपना कभी पूरा नहीं होता है। जब हाथ से सब कुछ छूट जाएगा तब उसको मालूम पड़ेगा जिंदगी की कदर क्या है। तुम बेकार में परेशान मत होना, जो जैसा हो रहा है होने दो। तुम ज्यादा फिक्र मत करो, अपनी तबीयत मत बिगाड़ो। पर शारदा की परेशानी कम नहीं हुई। शारदा मगर अपने बेटे के लिए परेशान रहने लगी। दिन बीतते गए। रमेश को अनामिका नाम की एक खूबसूरत लड़की पहचान हुई। अनामिका एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। कई सारी गाड़ियां, कई सारी बंगलों, करोड़ों का प्रॉपर्टी उसके पास था और पूरे जायदाद की मालकिन वो खुद थी। अनामिका को पैसों से ज्यादा लगाव नहीं था। इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीजों पर वो विश्वास करती थी। रमेश की नजर अनामिका की प्रॉपर्टी के ऊपर गिरी और उसे कैसे भी अनामिका को हासिल करना था। रमेश उसके सामने गरीब और निहायत ही अच्छा आदमी बनने का नाटक किया। रमेश की सादगी अनामिका को भा गई। एक दिन रमेश अनामिका के पास आकर, अनामिका जी, जहां तक मुझे लगता है आप सादगी पर बहुत यकीन रखने वाली लड़की हैं। आपको पैसे जायदाद के ऊपर ज्यादा लगाव नहीं है। मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की पसंद है। मैं सिर्फ त्याग को ही अपना जीवन समझता हूँ। बिना त्याग के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए भगवान के प्रति समर्पण भाव रखने वाले इंसान मुझे बहुत पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मेरी औकात इतनी नहीं है कि मैं आपसे अपने दिल की बात कह सकूं। अगर आप इजाजत देंगे तो मुझे आपसे कुछ बोलना है। दिल की बात बोलने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? आप मुझे एक अच्छे इंसान लग रहे। अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए या फिर निस्वार्थ होकर ही कुछ भी बोलेगा। आप बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। रमेश तब अनामिका से, अनामिका जी, मुझे आप बहुत पसंद आ गए। मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपसे शादी कर सकूं। वैसे तो मैं बहुत गरीब घर का हूँ। मेरे साथ रहकर आपको ऐसो आराम की जिंदगी नहीं मिलेगी, पर प्यार और शांति भर जिंदगी तो मैं दावे के साथ दे सकता हूँ। क्या आप मेरी अर्जी स्वीकार करेंगे? अनामिका रमेश की बात सुनकर शर्माई और शर्माती हुई बोली, मुझे मंजूर है जी, पर मेरी जिंदगी का फैसला मेरे पापा लेते हैं। वो हाँ बोलेंगे तो हम शादी कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि मैं एक बार बोलूँ तो मना नहीं करेंगे, पर उनकी कुछ शर्तें होंगी। अगर आप उनकी शर्तों को मान लेंगे तो हम दोनों का विवाह कोई नहीं रोक सकता।
रमेश ने जब हाँ बोला तो अनामिका अपने साथ उसको अपना घर लेकर गई। उसके घर में अनामिका का पापा रघुवीर रमेश से बात किया। मैं मेरी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है कि तुम्हें मेरे घर में घर जमाई बनकर रहना होगा, क्योंकि मैं मेरी बेटी को किसी और के यहाँ नहीं भेज सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो कल ही हम शादी की तैयारी में लग जाएंगे। रमेश बेझिझक रघुवीर को हाँ बोल दिया। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हुई। रमेश अपने माँ बाप को भूलकर उनके यहाँ घर जमाई बनकर रह गया। रमेश उस चकनाचौक की जिंदगी में राजा की तरह अनुभव करने लगा। सुबह देर से उठना, रात को देर तक सोना और स्विमिंग पूल में तैरना और अपने दोस्तों को घर पर बुलाकर पत्ता खेलना और उनके साथ मस्ती मजाक में दारू पीना, इन सब कुकर्म में वो धुत रहा। रमेश का ये बदलाव देखकर अनामिका को दुख हो। एक दिन वो रमेश के पास आकर बोली, रमेश, तुमने जो कहकर मेरा दिल चुराए थे, तुम उसके बिल्कुल भी उल्टा हो गए हो। मैंने तुम पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। तुम सिर्फ मेरे पैसों को पाना चाहते थे। मैं सपनों में भी सोच नहीं सकती थी कि तुम इस तरह से बदल जाओगे। मुझे लगता है तुम पहले से ही ऐसे हो। सिर्फ मुझे हासिल करने के लिए तुमने मेरे साथ नाटक किया। बोलो रमेश, ऐसा तुमने मेरे साथ क्यों किया? हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। मैं अपनी गरीबी से पक चुका था। मुझे एक शानदार जीवन चाहिए था। नहीं, शानदार जीवन के लिए तुम्हारे सामने तरह तरह का नाटक किया। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। इससे बढ़कर बलिदान क्या हो सकता है? तुम्हें तो मेरे ऊपर फक्र करना चाहिए था। प्यार के लिए माँ बाप तक को मैंने छोड़ दिया है, और ऊपर से तुम मुझे ताने दे रही हो। तुम बहुत नसीब वाली हो कि तुम्हें मेरा जैसा पति मिला है। जाओ, अब मुझसे और बहस मत करो। रघुवीर अपनी बेटी को उदास रहते हुए देखा और वो परख लिया। उसको मालूम था कि रमेश ने अनामिका को हासिल करने के लिए झूठ बोला, इसलिए रघुवीर ने घर जमाई बनने का नाटक किया। और जब रमेश उसके घर में आराम की जिंदगी जी रहा था और काम धंधा छोड़कर बीवी तक को भूल के सिर्फ मस्ती मजाक में धुत होता देखकर रघुवीर को बहुत गुस्सा आया। और वो एक दिन अनामिका और रमेश दोनों को बुलाकर, रमेश, आज के बाद मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे बिरादरी वाले बहुत कोस रहे हैं कि मैं तुम्हें कैद करके रखा हूँ। घर जमाई बना के रखना सरासर गलत बात है, और तुमने प्यार करके शादी की है, और तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम अपनी पत्नी को देखभाल करो। और मुझे मेरी बिरादरी वालों से बढ़कर कोई नहीं है। मेरे दिल पर पत्थर रख के मेरी एकलौती बेटी को तुम्हारे झोपड़पट्टी में भेजने के लिए तैयार हूँ। याद रखना, बेटी की आंखों से एक भी आंसू निकला तो तुम उस दिन जेल की हवा खाओगे। अभी के अभी पहने हुए कपड़ों के साथ अपना घर वापस चले जाओ, वरना मुझे मजबूरन मेरे नौकरों के हाथों तुम्हें धक्का मार के घर से निकालना होगा। रमेश को रघुवीर की बात बहुत बुरा लगा और अनामिका खुशी खुशी अपने ससुराल के यहाँ वापस जाने के लिए तैयार हो गई। रमेश और अनामिका दोनों खुद के घर वापस आए। शारदा और प्रसाद अनामिका को बहुत प्यार से स्वागत किए। अब रमेश को रोज फोन आता था। रघुवीर पुलिस लोगों के द्वारा रमेश को फोन करवाता था और कहता था, काम कर रहे हो या नहीं, पैसा कमा रहे हो या नहीं, ऐसा पूछताछ करवा रहा था। पुलिस की धमकी सुनकर रमेश डर गया और वो जाकर एक कंपनी में बतौर मैकेनिक ज्वाइन हो गया और खूब मेहनत किया। ज्यादा मेहनत करने के बावजूद कम पैसा उसको आता था, लेकिन मेहनत का पैसा उसे बहुत सुकून दे रहा था। अब रमेश को एहसास हुआ मेहनत के पैसों में इज्जत मिलती है। पूरा महीना काम करने के बाद उसे 5,000 सैलरी मिला। वो अपने सैलरी को लेकर अनामिका के हाथों सौंपा। तब अनामिका खुश होकर उन पैसों को अपनी सास के हाथों में दे दी। शारदा की आंखों में आंसू आ गए और वो खुशी की आंसू लेकर बोली, तुम अगर इस नालायक की जिंदगी में नहीं आती ना बेटी, तो वह जिंदगी भर कामचोर और निकम्मा बनकर रहता। आज उसे मेहनत करके इतनी इज्जत मिलती है, इसका अंदाजा लगा। मुझे उसकी आंखों में अब मर्दांगी दिख रही है। असली मर्द उसे ही कहा जाता है जो अपने परिवार को संभाल पाए और चाहे वो कम कमाए पर इज्जत की जिंदगी जिए। शारदा की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ के पैरों में गिर गया। शारदा उसे ऊपर उठाकर गले लगाई। थोड़े ही दिन में नवरात्रि आई। ये नवरात्रि रमेश की जिंदगी बदल दी और वो अपने थोड़े ही पैसों में उस नवरात्रि को धूमधाम से मनाया और अपने बुरे संगतों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद अनामिका का पिता रघुवीर उनके पास आया और वो अपने दामाद को गले लगाया। बेटा, मैं यही चाहता था कि तुम अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहो। अब तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरी पूरी कंपनी को संभाल भी सकते हो। आज से तुम मेरी कंपनी का इकलौता वारिस हो। अब तुम अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर नहीं बल्कि अपने ही बंगलों में रहोगे। मैं अभी रिटायर्ड हो रहा हूँ। आगे की जिम्मेदारी तुम ही उठाओ बेटा।
इतना कहकर वो अपनी कंपनी की चाबियां उसके हाथों में दे दिया। उस दिन के बाद रमेश, अनामिका और उनके पूरे घर वाले खुशी खुशी रहने लगे और दिन ब दिन रमेश की तरक्की होती रही और 1 साल के अंदर उनके यहाँ सुंदर सी कन्या पैदा हुई। राजापुर नाम के गांव में अनामिका नाम की 20 साल लड़की रहा करती थी। वो बहुत बहादुर लड़की थी। उस गांव में अगर कहीं भी कुछ अन्याय होता था तो पहले जाकर वो खड़ी हो जाती थी। वो चाहे जितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, भिड़ जाती थी। और उसकी हिम्मत का कारण ये है कि उसके बड़े बड़े 2 जादुई लंबे हाथ थे। उसके 2 लंबे हाथ से तेज जाती हुई ट्रेन को भी वो रोक पाती थी। ट्रक, बस, बाइक इनको पकड़ना तो उसके लिए मामूली बात था। उसके माता पिता सरोजा और विनोद दोनों उससे हमेशा परेशान रहते थे। उसका बड़ा भाई रघु अनामिका की करतूत बर्दाश्त ना कर पाते हुए वो अपनी पत्नी को लेकर घर छोड़कर भाग गया। पर अनामिका दिल की बहुत अच्छी थी। उसकी बहादुरी ही उसका दुश्मन था। गांव में सभी लोग उससे जलते थे। उसकी बहादुरी देखकर गांव की सारी लड़कियां उससे जलने लगे। पर गांव का सरपंच हमेशा उससे प्रशंसा करता था। एक दिन गांव का सरपंच उनके घर आकर अनामिका से, बेटी अनामिका, तुम्हारी बहादुरी देखकर भारत सरकार ने तुम्हें ब्रेवरी अवार्ड दे रही है। ये हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। पिछले महीने तुम्हारी वजह से ट्रेन में सफर करते हुए बहुत लोगों की जान बची। तुम अगर अपने जादुई 2 लंबे हाथों से उस ट्रेन को रोक नहीं पाते तो आगे जाकर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना सुनिश्चित था। तुमने कम से कम 500 लोगों की जान बचाई। इस बात के लिए भारत सरकार तुम्हें तारीफ तो कर रही है, साथ साथ ब्रेवरी अवार्ड के रूप में 5 लाख इनाम भी दे रही है। कल हमारे गांव में तुम्हें अवार्ड देने के लिए हमारे जिला के कलेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल दोनों आ रहे हैं। हमारे गांव में बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। ये बहुत गर्व की बात है बेटी। तुमने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया है। इस बात के लिए मैं तुम्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ बेटी। जीती रहो, सदा खुश रहो। इतना कहकर सरपंच वहां से निकल गया। माँ बाप को उसकी तरक्की के लिए तो खुशी हुई, पर अंदर ही अंदर डर रहे थे कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होने वाला है। कौन लड़का इस बहादुर लड़की से शादी करेगा, ये सोच में वो हमेशा रहते थे। उसकी माँ सरोजा उसके पास जाकर, बेटी, हमें खुशी है। तुमने जो काम किया है वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती है। और दुख भी इस बात का है कि कोई आम लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। किस लड़के में इतनी हिम्मत होगी जो तुमसे शादी करेगा? और शादी भी करेगा तो तुम्हारे पास आने के लिए वो डरेगा, क्योंकि तुम्हारे खूंखारपन से हर कोई डरता है। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हारा ही दुश्मन है। तुम्हारे भविष्य को लेकर मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है बेटी। तब अनामिका हंसते हुए जवाब दी, अरे माँ, मुझ जैसी बीबी मिलना उसकी किस्मत होगी। मुझ जैसी बहादुर बीबी मिलना हर किसी के नसीब में नहीं है माँ। मैं गुस्सेल जरूर हूँ, लेकिन मैं अपना गुस्सा हर किसी के ऊपर नहीं उतारती हूँ माँ। मैं गलत लोगों के ऊपर गुस्सा निकालती हूँ और गलत बातों को प्रोत्साहन नहीं देती हूँ। और गलत लोगों के साथ गलत करना ही धर्म है, और मैं इस धर्म को मरते दम तक निभाऊंगी, चाहे उसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैं अन्याय के खिलाफ डट के रहूंगी। शादी होगी या नहीं होगी वो मेरी सोच में नहीं है। होगी तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। उसके लिए मैं परवाह नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ। इतना कहकर अनामिका वहां से निकल गई। अगले दिन उस गांव में बहुत बड़ा आयोजन रखा गया। उस गांव में पहली बार पुलिस का काफिला दिखा गया। गांव वाले उस काफिले को देखकर परेशान हो गए। कलेक्टर और इंस्पेक्टर जनरल दोनों मंच पर पहुंचे। मंच पर बहुत सारे भाषण चले। आखिर में इंस्पेक्टर जनरल आकर भाषण में अनामिका को तारीफ के ऊपर तारीफ करते रहे। बहुत सारी बहादुर लड़कियों को मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, पर एक ट्रेन को रोककर 500 से भी ज्यादा लोगों की जान बचाने वाली लड़की पहली बार मैंने देखा है। ये मेरे करियर में पहली बार हुआ है। इतनी बहादुर लड़की को सिर्फ ब्रेवरी अवार्ड देना ही मुनासिब नहीं समझा। ब्रेवरी अवार्ड के साथ साथ इस लड़की को मैं स्पेशल टास्क फोर्स में भर्ती भी करने जा रहा हूँ। ऐसी बहादुर लड़की अगर हमारे डिपार्टमेंट में रहेगी, कई मुलजिमों का वो छक्के छुड़ा देगी। इतना कहकर इंस्पेक्टर जनरल ने उसे ब्रेवरी अवार्ड का मेडल पहनाया और साथ साथ उसके हाथों में वर्दी थमाया। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गांव वाले खुशी से झूम उठे और ये सब देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू निकल आए। घर छोड़कर भाग गए भैया और भाभी भी अनामिका से माफी मांगने आ गए। अगले ही दिन से अनामिका ड्यूटी में ज्वाइन हो गई। अनामिका ड्यूटी में ज्वाइन होते ही अपने काम में धूम मचा दी। भर्ती होने के 2 महीने में ही अनामिका बहुत मशहूर हो गई। मीडिया वाले अनामिका के कारनामों को लेकर चारों ओर से घेर लिए। घर घर में अनामिका मशहूर हो गई। अनामिका की पॉपुलैरिटी देखकर इंस्पेक्टर जनरल का सीना चौड़ा हो गया।
अनामिका काम में इतना मसरूफ हो गई कि वो घर, संसार, शादी वादी किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। एक दिन इंस्पेक्टर जनरल उसके पास आकर, बेटी अनामिका, आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारे सीनियर ऑफिसर के तहत नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आज एक मजबूर बाप के हैसियत से आया हूँ। ये बोलना मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम जैसी बहादुर लड़की के लिए मैं एक डरपोक और कमजोर बुद्धू लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे माँ बाप से बात करता, मैं तुम्हारे माँ बाप के पास जाता तो वो सीधा मना कर देते, पर तुम समझदार हो इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। बेटी अनामिका, मेरा इकलौता बेटा रमेश बहुत ही भोला लड़का है और इतना सादा सीधा है कि वो दुनियादारी नहीं समझता है। आज भी वो बच्चों जैसा हरकतें करता है। वो मंद बुद्धि का है, दुनियादारी क्या है उसे पता नहीं है। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तुम उसे भी तुम्हारी जैसी बना सकती हो। मेरा मतलब ये है कि बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी कर सकती हो? वो सिर्फ भोला है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है बेटी। जहां तक मुझे लगता है तुम उसको ठीक से संभाल पाओगी। मैं जीऊंगा तो और कितना दिन जीऊंगा बेटी, मुझे उसकी आगे की जिंदगी के लिए डर लग रहा है बेटी। एक बार सोचो बेटी। बिना कुछ सोचे अनामिका ने जवाब दी, सर, आजकल की दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ही कमी है। चोर, लुक्के, बदमाश, शातिर लोग इस दुनिया में भरे पड़े हैं। मुझे भी ऐसे एक इंसान की तलाश थी जो मासूम और बहुत ही भोला हो और उसका दिल बहुत ही साफ हो। मैं बहादुर के साथ अच्छी भावनाओं वाली भी लड़की हूँ। मैं आपके बेटे को प्यार के साथ साथ दुनियादारी भी सिखाऊं। मुझे ये रिश्ता मंजूर है सर। तब इंस्पेक्टर जनरल ने हंसते हुए कहा, आज से सर मत बोलो बेटी, आज से मैं तुम्हारा ससुर हूँ और तुम मेरी बहू हो। अनामिका की शादी रमेश के साथ धूमधाम से हुई। रमेश की शादी अनामिका के साथ तो जरूर हो गई, पर रमेश अनामिका से डरता था क्योंकि वो अनामिका की करतूतें और बहादुरी टीवी में देख लिया था। इसलिए वो अनामिका के पास जाना तो दूर, उसकी आंखों में आंखें डालकर भी देखना उसके लिए खतरनाक था। अनामिका ने लाख कोशिश की पर वो रमेश को अपना नहीं पाई। ये सब देखकर रमेश के पिता आईजी प्रसाद और माता शारदा परेशान हो गए। एक दिन शारदा रमेश के पास जाकर प्यार से समझाई, बेटा रमेश, अनामिका तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है। तुमने टीवी में जो भी देखा वो सच है। वो दुश्मनों के लिए दुश्मन है और अपनों के लिए फरिश्ता है। जिन लोगों को उसने मारा था वो लोग गलत थे। बुरे लोगों को मारना गलत नहीं होता। भगवान कृष्ण ने भी बोला था, धर्म को जीतने के लिए अधर्म के रास्ते पर चलना भी धर्म है। और तुम्हारी बीवी भी वही काम कर रही है। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हें ऐसी बीवी मिली जिसने दुनिया में अपना एक मुकाम बना पाई है। बेटा, तुम उसे समझो और उसे अपनाओ। माँ की बात सुनकर वो और डर गया और वो भागते हुए घर से बाहर निकल गया। वो शाम तक घर वापस नहीं आया। शाम को जब घर वापस आया उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। उसका खून देखकर माँ बाप दोनों परेशान हो गए। तभी अनामिका ड्यूटी से वापस आई और वो अपने पति की ऐसी हालत देखकर उसके पास जाकर उससे पूछी, क्या हुआ आपको? आपको किसने मारा? आप मुझे बताइए, मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। रमेश डरते हुए अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से बोला, माँ, मैं सुबह घर से बाहर निकल गया था ना, तो मुझे कुछ गुंडे घेर लिए और वो लोग मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगे और मुझे बहुत परेशान किए और मुझे खूब मारे और सब लोगों के सामने मेरा मजाक बनाए। माँ, मेरा मजाक बना दिए वो। मुझे उनसे बदला लेना है माँ, आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या तुम्हारी मदद कर पाऊंगी बेटा? तुम्हारी बीवी बहादुर है और ताकतवर भी है। तुम भी उसकी तरह बहादुर बनो, वो तुम्हें ताकतवर बनाएगी। तुम उसकी मदद लो। तुम अपनी बीवी से डरते हो पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अब देखो वो उन लोगों के साथ क्या करती है। उन लोगों के साथ बदला कैसे लेगी वो तुम अपनी आंखों से देखना, तब जाकर तुम्हें अपनी बीवी के ऊपर प्यार आएगा। जाओ बहू, अपना जलवा दिखाओ। इतना सुनने के बाद अनामिका ने अपने पति रमेश को जीप में बिठाकर वो गुंडे जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर लेकर गई और उन सब लोगों को चुन चुन के उसने मारा। अनामिका उनको मारते हुए देखकर रमेश बहुत खुश हुआ और रमेश में भी हिम्मत बढ़ी और उसने भी उन लोगों को खूब पीटा। अब रमेश में फुट फुट के हिम्मत भर गया। अनामिका उन सबको मार के उन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल दी और बाद में अपने पति रमेश के साथ घर वापस आई। अब रमेश को अनामिका के ऊपर भरोसा आया और साथ साथ उसके ऊपर प्यार भी आया। अब अनामिका धीरे धीरे रमेश के अंदर बदलाव लाना शुरू की। बदलते हुए बेटे को देखकर प्रसाद और शारदा के अंदर अनामिका के प्रति आदर बढ़ गया। एक दिन शारदा जाकर अनामिका से, बेटी, तुम अगर नहीं होती तो मेरा बेटा आज नॉर्मल नहीं होता।
तुम मेरे घर लक्ष्मी के साथ साथ दुर्गा बनकर भी आई हो। हर औरत तुम्हारे जैसा होना जरूरी है। शारदा की बात सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। रमेश और अनामिका की सांसारिक जीवन सुधर गया। देखते ही देखते 1 साल के अंदर उन दोनों को एक सुंदर सी बालिका पैदा हुई और वो बालिका के हाथ भी अनामिका की तरह लंबे थे।